हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, है ना। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और प्लान बी। अब देखिए, हम लोगों को अभी कुछ दिन से हम लोग ओलंपिक सीरीज़ कवर कर रहे थे। वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी हम लोगों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। कारण है, देखिए, जब भी कोई इवेंट, इतना बड़ा इवेंट होता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको स्पोर्ट्स के बारे में सीखने को मिलता है। आपके अपने इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, आपको उनके बारे में जानने को मिलता है। नए नए स्पोर्ट्स के बारे में सीखने को मिलता है। आपका खुद का करंट अफेयर काफ़ी नॉलेजबल होता है। आपको पता चलता है कौन क्या दुनिया में चल रहा है। तो देखिए, वो हम लोगों ने कवर की। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे अब अपकमिंग वीडियोस क्या क्या आने वाली हैं, है ना। तो ये हम लोग मेजर जो है वो बात करने वाले हैं। तो क्या क्या वीडियोस आने वाली हैं, देखिए, हम लोगों ने अब मेनली 3 थीम्स पकड़े हुए हैं। पहला यूपीपीसीएस, क्योंकि वो अभी बिल्कुल एकदम लेटेस्ट में है। अब देखिए, यूपीएससी के लिए जो मेंस आने वाला है 20 सितंबर से, अब उसके लिए तो मैं जहाँ पे एसोसिएटेड हूँ जिस कोचिंग से, वहाँ तो मैं अपना ले ही रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो जो बेसिकली क्या है कि यूपीपीसीएस या इन सब एग्ज़ाम्स में जुड़े हुए हैं ना। अब यूपीपीसीएस का प्री आने वाला है, तो इसमें ज़्यादा बच्चा है और ज़्यादा डाइवर्टेड है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसको नहीं पता। अभी जिसका यूपीएससी मेंस आने वाला है उसको तो 2 ही चीज़ें करनी है। एक तो आंसर राइटिंग करनी है, दूसरा अपना ऑप्शनल अच्छे से तैयार करना है। तो उस चीज़ पे फोकस करना है। तो उनके लिए तो चल ही रहा है जो भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है। मैं ये वीडियो सिर्फ यूपीपीसीएस और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए और जो प्लान बी के लिए, प्लान बी तो वो वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। उसका कोई एक रूटीन नहीं होता है ना। जब मुझे कुछ लगेगा, जैसे अब बना सकता हूँ कि जैसे सेबी या नाबार्ड या कुछ और, या शेयर मार्केट, या आपके लिए कोई जॉब्स, है ना, तो वो तो आता रहेगा। लेकिन अभी अभी हम लोगों का मेन थीम रहेगा यूपीएससी और यूपीपीसीएस। अच्छा, तो अब इनके लिए क्या क्या वीडियो आने वाली हैं। सबसे पहली वीडियो में देखिए, एक एक तरीके की वीडियो होती है कि फ़र्जी बस कुछ भी वीडियो बना दिए तो टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। वैसा कुछ मैं कंटेंट नहीं ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यहाँ से रिटेन करके कुछ जाएँ, है ना। कोई एक बच्चा भी अगर कुछ चार चीज़ें भी सीख गया तो वही फ़ायदा है। अगर आपने कुछ नहीं तो कुछ बोरियत में कुछ तो देखेंगे, आपका पीवाईक्यू ही तो सॉल्व होगा। तो एटलीस्ट कुछ रिटेन करके जाइए, वो कम से कम वर्थ इट रहेगा। तो पहली वीडियो, या मतलब ये कहिए कि लगभग 10 वीडियो आएंगी। तो उसमें मैं क्या करूँगा, पीवाईक्यू सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा यूपीपीसीएस के। देखिए, मैंने बहुत कंटेंट सर्च किया है, कहीं पे भी कोई भी यूट्यूब चैनल जो है वो पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करवा रहा है। पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं, वो 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। मैं आज आपको भी बता दे रहा हूँ, दिन में 5 क्वेश्चन सॉल्व करके पीवाईक्यू या 5 एमसीक्यू करके कोई भी आप यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैंने ये बहुत खेल खेला है, बहुत लंबी तैयारी करी है। मैं जब तक मैंने टेस्ट सेंटर्स पे जाके, है ना, विद इन लिमिटेड टाइम कि 9 बजे पेपर है तो 9:30 पे, 9:30 से और 11:30 पहला पेपर, फिर मैंने क्या करता था 2:30 से और 5:30 दूसरा पेपर, और 2:30 भी नहीं, कई बार मैं 1:30 पे ही शुरू कर देता था, 1:30 से 3:30 दूसरा पेपर, और उसके बाद में 5:30 से या 4 बजे से 6 बजे तक तीसरा पेपर, है ना। आप कहेंगे आप 3 पेपर क्यों लगाते हैं, एक दिन में पेपर तो 2 ही होते हैं। भाई, जब तक आपकी एंड्योरेंस ऐसी नहीं होगी कि आप एक दिन में 2 पेपर या 3 पेपर लगा रहे हैं या 4 पेपर लगा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि 2 पेपर में आपका दिमाग जमेगा ही नहीं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं पहले या दूसरे मतलब शुरू के 5-6 मॉक्स देने जाता था, 20 क्वेश्चन के बाद मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो जाता था, बंद पड़ जाता था। ऐसा लगता था आप कोई मोबाइल दे दे, अब कुछ रील देख लूँ, अब कुछ शॉर्ट्स देख लूँ, अब कोई यूट्यूब वीडियो देख लूँ, लाओ कुछ पढ़ लेता हूँ। इधर जाने क्या क्या बातें चलती थी। तो जब तक आप 2 घंटे उस कंसंट्रेशन के साथ पूरा पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे, आपको जब तक 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के लिए और 100 क्वेश्चन यूपीएससी के लिए, और देखिए यूपीएससी में एक क्वेश्चन वो लगता है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन, उसके बाद 4 अलग तरीके के उसके स्टेटमेंट, तो वो एक क्वेश्चन में ही 16 क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो जब तक आपको पूरा वो समझ में नहीं आ जाएगा, आपको जब तक उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको वो आपका स्ट्रेटजी नहीं डेवलप हो जाएगी, वो माइंडसेट नहीं डेवलप हो जाएगा, आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं डाल लेंगे कि 2 घंटा है उसमें 1.5 घंटे में आपके पूरे 150 क्वेश्चन कम से कम 2 बार सॉल्व हो जा रहे हैं और आप उसमें अपनी गलतियां फाइंड कर ले, तब तक तो आप भूल जाइए कि आपका यूपीपीसीएस या यूपीएससी किसी का भी प्री निकलने वाला है ना। तो आपको विद इन स्टिपुलेटेड, अब मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और डिस्कशन करूँगा उसी यूपीपीसीएस का पूरे पेपर का। ये वीडियो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की होगी, या बहुत ज़्यादा जाएगी तो 2 घंटे में। अब देखिए कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करवाऊँगा, आपको कंटेंट मिलेगा। ये नहीं कि पूरा बैठे हुए हैं 6 घंटे की मैराथन वीडियो, कुछ नहीं। आप 2x पे वीडियो लगा के देखिए,
30 मिनट या 40 मिनट में आपकी पूरी वीडियो फिनिश हो जाएगी और आपको पूरा एक PYQ जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँगा। 23 का पहले पेपर आएगा, फिर 22 का आएगा, फिर 21 का आएगा, फिर 20 का आएगा, फिर 19 का आएगा, फिर 18 का आएगा, फिर 17 का आएगा, 16 का आएगा, 15 का आएगा और 14 का आएगा। बस इतने ही आएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे। उसका कारण है ना, देखिए 14 से सरकार बदली, 14 उसके बाद 17 से नए वो जो आए थे UPPCS के चेयरमैन, तो जो भी मोस्टली पैटर्न चेंजेस आए थे वो इन्हीं के दौरान आए थे। अब इससे पहले बहुत स्टैटिक था वो, उनका कोई मतलब नहीं है। और इन 10 सालों में ऑलमोस्ट 1500 सवाल हो गए। तो ये 1500 सवाल में इतना कुछ रिपीटेड हो जाता है कि अब आपको उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहेंगे क्या इससे आता है, थीम रिपीट होते हैं, है ना। एज इट इज़ क्वेश्चन भले ना रिपीट हो, लेकिन थीम रिपीट होते हैं। अब आप कहेंगे करंट अफेयर्स, देखिए बहुत लोग करंट अफेयर के लिए डरते रहते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, 2023 का पेपर, 22 का पेपर आप उठा के देख लीजिए, जो यूपी स्पेशल या कुछ छोड़ दीजिए, बाकी मोस्टली कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं होता है ना। आपको जब तक पॉलिटी पूरी नहीं आएगी अच्छे से, आपको एक बार पॉलिटी पूरी अच्छे से आ गई ना, तो आप जानेंगे कि कुछ भी करंट अफेयर होता ही नहीं है ना। एक बार आपने इकोनॉमी ढंग से पढ़ ली ना, तो जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ रहा है उसको छोड़ के कुछ भी करंट अफेयर होता ही नहीं है ना। इन्वायरमेंट आपने एक बार तमीज़ से रट लिए, देखिए सारे नेशनल पार्क आपने याद कर लिए अच्छे से, आपने बायोस्फीयर रिजर्व याद कर लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ याद कर ली, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स पता कर लिए, स्पीशीज़ आपने देख ली, जो भी अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे वो आपने समझ लिए, ठीक है। आपने ये देख लिया कि कौन सा नदी कहाँ से पास हो रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ क्या हैं, जो भी है आपका सब कुछ आपका तमीज़ से तैयार है। अब रोज़ एक नई नदी थोड़ा ना नहीं बन जाएगी, कह रहे हैं नहीं ये करंट अफेयर हो गया। गंगा नदी है ना, वो आज से नहीं अरबों खरबों साल से, है ना, गंगा माँ है। अब गंगा में अगर कोई नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स में कुछ नया अपडेट आ जाता है तो गंगा करंट अफेयर नहीं जाती है। आपको गंगा पहले से ही तैयार करके रखनी चाहिए थी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज़ कहाँ है, आपको पूरा एकदम ऑर्डर याद होना चाहिए कि नहीं सबसे पहले राम गंगा, फिर ये, फिर गंडक, कोसी, है ना, बूढ़ी गंडक या महानंदा या जो भी है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं, है ना। आपको पूरा एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। तो ये नहीं कि अरे गंगा इस बार करंट अफेयर में गंगा आ गई, ये करंट अफेयर नहीं होता है। अब SDG कोई करंट अफेयर नहीं है, वो हर साल अगर पूछ रहे हैं तो आपको 17 के 17 SDG रटे होने चाहिए, है ना। अगर वो आर्टिकल्स पूछ रहे हैं तो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, मेजर आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर वो 74 75 पूछ दे रहे हैं या आर्टिकल 110 पूछ दे रहे हैं या 117 पूछ दे रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई किस चीज़ के बारे में। तो ये कुछ भी करंट अफेयर नहीं होता। और मैं आपको पेपर इस तरीके से सॉल्व कराऊंगा, आपको बताऊंगा, देखिए इसमें सिर्फ लॉजिक लग सकता था अच्छे से। आपका देखिए लॉजिक की भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊं लॉजिक और लक कब काम करते हैं। 2 सुइयाँ होती हैं, ये एक सुई है और एक ये सुई है ना। तो ये पहली सुई ये होती है हार्डवर्क की, है ना, इसमें आपका कंटेंट होता है, आपकी किताबें होती हैं, मेहनत होती है। और ये होती है लक की सुई। जब ये सुई पूरी तरीके से, ये आपकी सुई है अभी ये 0 पे है, जब ये 0 से चल के और पूरी सुई का कांटा 100 पे पहुंच जाता है, मतलब आपने सारा बेसिक रिवीजन कर लिया, आपने NCERTs पढ़ ली, आपके नोट्स तैयार हैं, उसके बाद आपने टेस्ट पेपर्स लगा लिए, आपने सेकंड रिवीजन भी कर लिया, आपने आंसर राइटिंग कर ली, आपका हर एक छोटे से छोटे टॉपिक्स पे नोट्स तैयार हैं, 1 पेजर आपने बना लिए हैं, मॉक सॉल्व कर लिए, मॉक्स का रिवीजन कर लिया, तो आप एक बेसिक एस्पिरेंट हो गए हैं। आपको 1 साल में जितनी पढ़ाई करनी थी वो आपने कर ली। जब ये सुई यहाँ पे पहुँच जा रही है ना कि आप एक अच्छा खासा एस्पिरेंट जिसने एक मेंस दे लिया उसके बराबर आपकी तैयारी हो गई, उसके बाद ये लक की सुई मूव करना शुरू करती है। फिर जिसकी जितनी अच्छी मूव करती है उसको उतना बढ़िया रैंक मिलती है, उसको उतनी जल्दी सिलेक्शन होता है ना। ये ऐसा नहीं कि लक ही घूम रहा है, लक नहीं घूम रहा है, बेसिक आपको इतनी तैयारी करनी है। आपने आज तक पॉलिटी की एक किताब नहीं पढ़ी, आप सोच रहे हैं कि आप SDM बन जाएंगे या DM बन जाएंगे, नहीं बनेंगे भाई, है ना। तो उतनी तैयारी आपको करनी ज़रूरी है। तो पहली तो कुछ वीडियो हम लोगों की बिल्कुल तय हैं कि ये आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल स्ट्रेटजी आने वाली है कि लास्ट के कुछ दिनों में UPSC और UPPCS के लोग क्या करें, है ना। देखिए ये स्ट्रेटजी दोनों लोगों की होगी, बिगिनर्स के लिए और वेटरन्स के लिए, है ना। क्या होता है कि कुछ बच्चे पहली बार में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि लास्ट के कुछ दिनों में, तो वो सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना शुरू करते। भाई अगर ये बताओ, ये तुम इतनी बड़ी घटना चक्र है या विजन IAS की मंथली मैगजीन है, PT 365 है, हर किताब में 200 400 पन्ने हैं, है ना। क्वेश्चन आना एक, आप 400 पन्ने पढ़ रहे हैं और वो एक क्वेश्चन आ गया मान लीजिए 280वें पेज से या 100वें पेज से, और आपको पता आपने पढ़ाई की थी 80 तक तो आपने अच्छे से रिवाइज किया था, लास्ट के 20 पन्ने छोड़ दिए थे, कोई मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया उस चीज़ का। तो आपको बहुत बहुत लिमिटेड पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, क्यों रिवाइज करना है ना। एक आपकी बेसिक अगर सही डायरेक्शन में तैयारी होगी तो इस साल नहीं अगली साल कभी ना कभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी गलत साल रही ना, तो आप 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल तैयारी कर लीजिए, कभी नहीं आपका सिलेक्शन होगा। फिर एक तो वीडियो आएगी टाइम मैनेजमेंट पे, और मॉक्स कैसे सॉल्व करते हैं, MCQ एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करते हैं। देखिए टाइम मैनेजमेंट इतनी बड़ी खेल है ना, मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना पहला UPSC का अटेम्प्ट दिया था, तो
उसमें क्या है, मेरा 0.33 मार्क्स से प्री रह गया था, है ना। तो जब आप इतना, अब उसका कारण क्या था, मैंने पूरा पेपर एक इटरेशन में कर पाया था, दूसरा इटरेशन आधा कर पाया था, है ना। लास्ट के कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के थे वो मेरे छूट गए, ऐसे पढ़ ही नहीं पाया मैं ढंग से, बस वो जल्दी, तो उसमें कई मिस्टेक्स हो गई। जब आपको पता चलता है कि आपको एक पेपर 3 इटरेशंस में सॉल्व करना है ना, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, वो कैसे आता है, ये पेपर जल्दी कैसे सॉल्व होता है, तो ये इसकी एक पूरी टेक्निक है ना। तो ये एक, उसके अलावा एक्स्ट्रा वीडियोस क्या आएंगी, देखिए मेंस आंसर राइटिंग, प्री पास हो जाना, सिर्फ प्री के लिए हम लोग पेपर नहीं दे रहे हैं, हम लोग पेपर दे रहे हैं किस लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, है ना। और सिलेक्शन किससे होता है, मेन से, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। अब मैं जिस जगह से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जहाँ पे पहले भी काम किया था, मैं सब जगह यही इसी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, है ना, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो ये मैं आपको फोर्टे करा दूँगा, अच्छे से तैयारी कराऊँगा हर चीज़ का, GS1 GS2 GS3 GS4 सब की, तमीज़ से इंट्रो कैसे लिखा जाता है, ऐसे या मतलब पूरा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। देखिए वैल्यू एडिशन क्या होता है, आप अगर एक न्यूज़पेपर 15 दिन पढ़ लेना, आपको हर सब्जेक्ट का वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। आप PIB की वेबसाइट उठाइए और कुछ नहीं, एक इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ लीजिए ना, तो आपको इतना वैल्यू एडिशन मिल जाएगा कि आप सारे पेपर में नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो वैल्यू एडिशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। आपकी अगर बेसिक थ्योरी सही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही है, उसके बाद उस कला पे कैसे काम करते हैं कि जो आपको क्वालिफाई करा दें, ठीक है। और मेंस का PYQ एनालिसिस करेंगे, आपको पता चलेगा कैसे 70% सब कुछ यहीं से वापस बार वही घिसे पिटे सवाल, वही रोज़ आपने यही कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। वही घिसे पिटे सवाल वो रोज़ पूछ रहे हैं। फिर कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस बार क्या आ रहा है, जैसे पिछली अगर 2023 का आप UPSC का पेपर देखें तो बिल्कुल बेसिक था कि अगर IR में वो पूछेंगे या तो SCA पूछेंगे, है ना, या तो NATO पूछेंगे, या तो G20 पूछेंगे, है ना। तो उन्होंने CO पूछा, है ना। इसी तरीके से विमेन पे, लेजिस्लेचर्स पे और भी 50 चीज़ों पे वो क्वेश्चन बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होते हैं कि वो आएंगे। तो आपको वो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने आने चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या आएगा, है ना। अब जैसे इस बार अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो वो कैसे प्रेडिक्ट की जाती हैं, खुद कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए कुछ शॉर्ट वीडियो आती रहेंगी, उनमें क्या डिस्कस करेंगे, उसमें CSAT के कुछ क्वेश्चंस, जैसे जो थीम बार बार रिपीट होते हैं, जैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं ना CSAT में कुछ क्वेश्चन, तो अगर आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया तो वैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका कम से कम 10 सेकेंड में हो जाए। या जो मोस्ट रिपीटेड PYQ हैं, तो वो ऐसा क्यों है कि इस थीम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे आप UPSC में जाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल या इसकी क्या ज़रूरत है, तो लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इस थीम पे उन्होंने 3 बार पूछ लिया है ना। इसी तरीके से मनी बैंकिंग, है ना, उस पर इकोनॉमी में 4-5 बार आ गया है कि इन्फ्लेशन घटाने या रेपो से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक थीम है जिसको बार बार पकड़ के एकदम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इस पे बार बार ही पूछेंगे वो, ठीक है। उसके बाद कॉपी इवैल्यूएशन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। और एक वीडियो कोर्सेज पे भी आएगी, आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, है ना, इस पर कितना पैसा लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। एक वीडियो आएगी कॉपी इवैल्यूएशन पे, ठीक है। कॉपी इवैल्यूएशन पे कैसे वीडियो आएगी कि आपको कॉपी इवैल्यूएट कैसे करनी है ना, कि खुद कॉपी कैसे इवैल्यूएट कर लें, है ना, या किसी से कराएं तो उसका फीडबैक कैसे लें, या कॉपी इवैल्यूएट करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा अगर आप अपनी कॉपी खुद इवैल्यूएट करना चाहते हैं। देखिए अगर आप खुद अपनी कॉपी इवैल्यूएट करना सीख गए ना, तो उससे ज़्यादा सीखेंगे आप कभी किसी से नहीं, है ना। फिर एक ऑप्शनल की भी स्ट्रेटजी आएगी UPSC वाले बच्चों के लिए, और UP PCS वालों के लिए GS5 और GS6 की वीडियो आएगी, ठीक है। फिर लास्ट चीज़, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए या मंथली मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, है ना। और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज हैं, जैसे इन्वायरमेंट का एक डिटेल्ड कोर्स, साइंस एंड टेक का एक डिटेल्ड कोर्स, है ना, और इकोनॉमी एक डिटेल्ड कोर्स, और ज्योग्राफी पे एक डिटेल्ड कोर्स। तो जो मेरे फोर्टे हैं मैं उन पे एक अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरा एक डिटेल स्ट्रेटजी रहेगी कि क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। UP PCS वाले बच्चे, अभी देखिए आज 10 अगस्त है ना, 27 अक्टूबर को आपका पेपर है। तो 27 अक्टूबर है, अब 27 अक्टूबर में आप आखिरी के 7 दिन हटा दीजिए, क्योंकि वो तो सिर्फ, अभी देखिए एक सेकंड ये ले लेता हूँ, है ना। तो
27 अक्टूबर को आपका पेपर है, ठीक है। 27 अक्टूबर लास्ट के 7 दिन आप हटा दीजिए, हटा दीजिए, 20 अक्टूबर पे आ गए। आज अगस्त कितनी है? आज अगस्त 10 है, ठीक है, 10 अगस्त है। अभी मान लीजिए आप सब लोग अगर कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, तो वो अगले 5 या 7 दिन में वो फिनिश कर ले, मान लीजिए 10 दिन दे दिए आपको, ठीक है। तो फिर 20 अगस्त से 20 सितंबर और 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, तो ये 30 दिन और ये 30 दिन, ठीक है। तो टोटल 60 दिन ये हो गए, 60 दिन, 7 दिन आपके रिवीजन के हो गए, 67 दिन। और ये 10 दिन, ये 10 दिन इसलिए हटा दिए, देखो कभी किसी को कुछ पढ़ना होता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी को छुट्टी लेनी, तो ये 10 दिन आप कभी काउंट ही मत करिए। तो आप ये सोचिए 7 दिन हमारे सिर्फ पढ़ाई के बचे और 7 दिन हमारे 60 जो है वो पढ़ाई के बचे और 7 दिन बचे हैं रिवीजन के। तो ये 67 डेज़ हमको कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करने है ना, इसमें कैसे सिलेक्शन लेना है, ये है, इस पर पूरा मेन फोकस रहेगा, है ना। तो जब आप इस तरीके से अपने डिटेल प्लान को बनाएंगे ना, तो आपका पूरा फोकस भी रहेगा, आप पूरा पढ़ भी पाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा आ रहा है ना, किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्या सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। जैसे आपको पता होगा कि हिस्ट्री जो है, अगर हिस्ट्री जो है वो 30 सवाल ला रहा है ना, कि एंशंट में आ रहा है, मिडिवल में आ रहा है, मॉडर्न में आ रहा है। अब अगर आपको टाइमलाइन नहीं पता होगी, देखिए अगर आपको एक बार टाइमलाइन बहुत अच्छे से पता हो गई ना हिस्ट्री का, अगर आपको एंशंट मिडिवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप 10-12 क्वेश्चन सिर्फ बिना याद किए कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद पॉलिटी अगर आपका बेसिक ही नहीं तैयार है, तो आप ये 20 क्वेश्चन मिस कर देंगे कि नहीं। इसी तरीके से इकोनॉमी, उसका जो इकोनॉमिक सर्वे बजट जो आता है वो अगर आपका अच्छे से नहीं तैयार है। फिर इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद जो आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिर यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं। तो कैसे उनको सबको टैकल करना है, एक एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या उसमें मेजर है, क्या माइनर है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, और कैसे उसको रिवाइज़ करें, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो बेसिकली एक स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं आप सबको लिए बना दूंगा, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। देखिए, और मेंस के लिए भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। अब मैं आपको एक अपना किस्सा खुद का सुनाता हूँ। जब क्या हुआ, जब 2023 वाला, जब मैंने मतलब 2023 नहीं, हाँ, जब मैंने अपना पहला मेंस दिया था, है ना, जब मैंने पहला मेंस दिया था, तो मेंस से पहले तो क्या हो रहा था कि मेरे कोई भी टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन 12, 13, मैक्स 14, बस 3 घंटे में सॉल्व करता था, पूरा पेपर लिखता था, है ना। और एथिक्स में क्या हो रहा था, केस स्टडी 3 से 4 छूट जा रही थी, 3 पूरी कर पा रहा था, और इसमें 12, 13, 14 क्वेश्चन, बस इतना ही हो पा रहा था मुझसे, मैक्स टू मैक्स, चाहे जितनी मेहनत कर ले रहा। फिर मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर मैंने मेरे मेंटोर थे, उनसे बात करी, मैंने पेपर भी चेक करवाया, देखे पूरा, फिर कुछ मतलब थोड़ी इनपुट्स मिले, फिर और मैंने मतलब कोशिश करी, तो 15 तक पहुँचने लगा। फिर मैंने एक दिन खुद अपना पढ़ा पेपर, बहुत तमीज़ से पढ़ा। फिर मुझको पता चला, देखिए जब केस स्टडी की बात होती है, 250 वर्ड्स की केस स्टडी होती थी, मैं 400 वर्ड लिख रहा था। फिर सेम तरीके से जो 250 वर्ड्स के क्वेश्चन थे, उसमें मेरे 350 वर्ड जा रहे थे, है ना, 280 वर्ड्स जा रहे थे, 290 वर्ड्स जा रहे थे। तो मैं जैसे अब पूरे पेपर में 150 वर्ड्स के 10 क्वेश्चन, तो 1500 वर्ड ही हो गए, 250 वर्ड्स के 10 क्वेश्चन, तो 2500 वर्ड ही हो गए। तो आपके टोटल 4000 वर्ड होने चाहिए, है ना। और आपको पेपर फिनिश करना है, तो लड़के थोड़ा कम लिखते हैं, तो मतलब 3900 या 3800 वर्ड्स में हो जाता है पेपर। मैं क्या कर रहा था, मेरे टोटल वर्डिंग्स हो रही थी, मैंने एक दिन पूरा पेपर अपने कम से कम 3 से 4 पेपर काउंट किया, मेरे पेपर में वर्डिंग 5000 पहुँच रही हैं, 5000 वर्ड्स में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, 5000 प्लस। तब मुझे समझ में आया कि मेरी ओवरऑल दिक्कत ये है कि मेरे सेंटेंसेस ना तो ससेंट हैं, ना वो शॉर्ट एंड क्रिस्प हैं, है ना, और वो टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं, वो घूम फिर के बहुत देर में पहुंच रहे हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ पे अपना काम करना शुरू किया कि नहीं, पहले भाई स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारे 1 लाइनर होने चाहिए, एकदम बढ़िया अच्छे से स्टेटमेंट होने चाहिए, एग्जाम्पल ऐड होना चाहिए, कैसे उसको वर्डिंग को रिड्यूस करो। जब आप वो वर्डिंग रिड्यूस करते हैं तो आपका पेपर वो 4000 में। फिर उसके बाद वो किया, फिर उसके बाद फ्लैश राइटिंग करी कि बहुत तेज़ लिखना शुरू किया, हैंड राइटिंग उससे थोड़ी बिगड़ी, फिर लेकिन धीमे धीमे वो काम पे आने लगा। अपने वर्डिंग शुरू किए ताकि हर आंसर 240 वर्ड में फिनिश हो जाए, है ना, 150 वाला मोस्टली 140 में फिनिश हो जाए, 5-10 वर्ड ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको फिर वो कोशिश करनी चाहिए। और फिर वहाँ से लेके मेंस तक मैंने ऑलमोस्ट 34 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको एक एक डेट दिखा सकता हूँ, 34 FLT मैंने फुल लिखे थे,
है ना, तब जाके मैं अपने पूरे सारे पेपर यूपीएससी में फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन तक, है ना, GS 1 में पहले क्वेश्चन से लेके एथिक्स के लास्ट के स्टडी तक, है ना, एसए पूरा और ऑप्शनल सब कुछ कंप्लीट करके आ पाया था, है ना। वरना आप देखिएगा, मैं इतने मेरे दोस्त बने, इतने ग्रुप्स बने, मोस्टली लोगों के पेपर ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं। आपको कितना भी आता हो, अगर आपका पेपर नहीं पूरा हो पा रहा है तो आप मार्क्स कैसे लाएंगे बताइए। आपने अगर मान लीजिए एथिक्स में 6 के स्टडी में से 3 या 2 छूट गई तो आपके 40 नंबर तो ऐसे ही चले गए, या आपके 15-15 नंबर वाले 3 क्वेश्चन छूट गए तो आपके नंबर तो ऐसे ही चले गए। यूपीपीएससी में आपके 12.5 में से 4 क्वेश्चन ऐसे ही छूट गए तो आपके 50 नंबर तो ऐसे ही चले गए, है ना। तो आप 50-50 नंबर का पेपर ही छोड़ देंगे तो आप कंपटीशन में कहाँ रहे बताइए। तो पहले तो आपको कंपटीशन बनना है, और कंपटीशन मेंस में है ना, क्योंकि देखिए बहुत लोग प्री निकाल लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको मेंस ही रैंक दिलाएगी। अभी तो प्री फोकस करना है मुझे, बात है, तभी तो मैं PYQ प्री के डिस्कस करूँगा, सब कुछ डिस्कस करूँगा, लेकिन आपका एक दिमाग जो है वो मेंस में भी चलता है। अगर आपकी मेंस अभी भी अच्छी नहीं है, देखिए सब लोग कहेंगे मतलब प्री पे बिल्कुल फोकस करिए, बहुत अच्छी बात है, पूरे दिन प्री पढ़िए। आप सुबह 6 बजे उठिए, 6 बजे से रात के 9 बजे तक पूरा प्री पढ़िए, है ना। 6 से 9 सुबह एक स्लॉट लगाइए, उसके बाद 9 से 11 ब्रेक लीजिए, इसमें नहाना धोना नाश्ता करना सब कुछ करिए। उसके बाद 11 से 2 का एक स्लॉट लगाइए, फिर 2 से 4 आराम करिए, सोइए थोड़ी देर, है ना। आप कहेंगे 2-2 घंटे का ब्रेक, अरे भाई देखो बहुत लोग होंगे 16 घंटे का टाइम टेबल आपको बनवा देंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आती। जब आपको ये नहीं पता, देखिए ना 5 बजे उठना है, ना 75 बजे उठना है, और ना 12 बजे सोना है, ना कुछ 3:30 बजे उठना है, कुछ नहीं। एक स्ट्रेटजी जो आप अगर मेरा अभी मैं आपका एक बेसिक टाइम टेबल बना दूँ, है ना, वो टाइम टेबल जो हर कोई फॉलो कर सकता है, लंबे अंतराल के लिए फॉलो कर सकता है। तो आप 6 बजे उठिए, और 6 बजे उठ के बिल्कुल पढ़ने बैठ जाइए, तुरंत आप मुँह धोया तुरंत पढ़ने बैठ गए। और कब तक पढ़े? 9 घंटे, 3 घंटे तो आप पढ़ सकते हैं। और 3 घंटे पढ़ने का इसलिए स्लॉट डालिए क्योंकि आपको पेपर 3 घंटे लिखना है भाई, तो 3 घंटे आपको बैठना आना चाहिए। तो 6 से 9 पढ़िए, 9 बजे उठे, आप फ्रेश हुए, अपना नाश्ता किया, नहाया धोया, सब कुछ किया, तो 9 से 11 ये आप करिए। कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको ये भी नहीं लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर 11 बजे आप पढ़ने बैठ गए, 11 से 2 पढ़ा आपने, फिर 3 घंटे पढ़ा, फिर 2 बजे आप खाना खाइए, 2:30 बजे फ़ोन चलाइए अपना थोड़ी देर 3 बजे तक, फिर 3 से 4 1 घंटा सोइए, उसमें कुछ घर पे बात करिए, चाय पीजिए, जो भी करना है करिए। 2 से 4 आपने ब्रेक ले लिया। अब 4 बजे तीसरा स्लॉट लगाइए, 4 से लगभग लगाइए 7:30 बजे तक। ये 3-3.5 घंटे का स्लॉट होना चाहिए, है ना। ये 3.5 घंटे का स्लॉट हो गया, तो ये आपका तीसरा स्लॉट हो गया। अब 7:30 से आपको 9:30 तक ब्रेक लेना है ना। इस 7:30 से 9:30 क्या करना है? 7:30 से 8:30 तो आपको एक्सरसाइज करनी है। 7:30 से 8 बजे तक सिर्फ आधा घंटे, उसमें क्या करना है? जॉगिंग करनी है, थोड़े पुशअप पुलअप मारने हैं, जो भी स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि आप पूरे दिन बैठे बैठे जो है आपकी गर्दन ये सब पकड़ जाती है। फिर 8 बजे जो है आप अपना खाना खाइए, थोड़ा टहल के आइए, घर पे बात करिए, फ़ोन चलाइए, जो भी करना है आपको करिए। 2 घंटे आपने रेस्ट लिया, तो आपके क्या 6 घंटे का रेस्ट भी हो गया। आपके 3 6 3 9 साढ़े नौ घंटे की पढ़ाई होगी, है ना। अब जो है 9:30 के बाद आप उठाइए, 9:30 घंटे प्री पढ़ना बहुत होता है। 9:30 से आप 10:30 तक, है ना, 10:30 या 11 बजे तक 1.5 घंटे जो है आप करिए आंसर राइटिंग, डेली करिए, है ना। कोई ऐसी पहाड़ नहीं टूट जाएगा, पूरे दिन प्री पढ़ते रहेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब आप लिखेंगे ना तो वह आप बहुत रिटेन करेंगे, उस वो जो रिटेन होता है ना वो हमेशा छप जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पूरे दिन जीडीपी पढ़ते रहे, लेकिन आप जब जीडीपी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, कि क्या जो जीडीपी है वो होलिस्टिकली कवर करती है कि इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन या नहीं, या जीडीपी की कुछ खामियां भी हैं, तो जब आप लिखने शुरू करेंगे तो आप जीडीपी के मेन पॉइंट्स पे भी जाएंगे। तो लिखने से आप काफ़ी कुछ रिटेन करते हैं। तो आप 1.5 घंटा लिखिए, और ऐसा अगर आपको लग रहा है कि लिखना बहुत बोरिंग है तो आप क्या करिए, 1.5 घंटा लिखिए और 1.5 घंटा एक दिन लिखिए, एक दिन पेपर लगाइए। एक दिन प्री का पेपर लगाइए, एक दिन मेंस का पेपर लगाइए, एक दिन प्री का पेपर लगाइए, एक दिन मेंस का पेपर लगाइए। उस 1.5 घंटे में आप पूरे 15 नंबर वाले 10 क्वेश्चन फिनिश करने की कोशिश करिए। जब तक ये नहीं करेंगे ना तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हैं ना। तो ये आप करिए। लास्ट का जब बिल्कुल 1 महीना बच जाए, जब बिल्कुल ही 1 महीना बच जाए तो आप छोड़ दीजिए मेंस का, कोई दिक्कत नहीं है ना। वरना ये 1.5 घंटा देने में आपका कोई ऐसा भयंकर लॉस नहीं होने जा रहा है कि जो आप 9 घंटा प्री पढ़ रहे हैं तो आप 11 घंटा, अगर आप 9.5 घंटा प्री पढ़ के डेली अगले 100 दिन तक, 100 दिन में आप 9.5 घंटा डेली प्री पढ़ के प्री नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप फिर 20 साल में भी नहीं निकाल पा रहे हैं ना। क्योंकि आप देखिए 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई लोग होंगे जो 3 बार से जिनका प्री नहीं निकला है। सोचिए आप 3 बार मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, 3 से ज़्यादा ही हो गए। 3 साल पढ़ने के बाद भी अगर आपका प्री नहीं निकला है तो क्या ये 100 दिन में 1.5 घंटा हटा दो तो आपका प्री निकल जाएगा? नहीं निकलेगा भाई। आपको मेंस पे फोकस करना है और करिए आप फोकस, उसी से आपकी रैंक बनेगी। तो आप 9 साढ़े 9 घंटे पढ़िए प्री का, 1.5 घंटे पढ़िए मेंस का, और फिर आप जो है
सिंपल 11 बजे सो जाओ, 11 बजे से 6 बजे तक सो, 7 घंटे की अच्छी नींद हो गई, 1 घंटे आपने दोपहर में भी सो लिया, तो 8 घंटे आप पूरा सोए भी, आप फ्री भी रहे, आपने सब कुछ किया भी और अपनी पूरी पढ़ाई भी की। अब ये प्लान जो होता है ना, ये 100 दिन कंटिन्यू किया जा सकता है। अब मैं कह दूँ नहीं, आप 5 बजे उठिए और फिर 5 बजे से आप पढ़ना शुरू करिए और पूरे दिन बस खाने का आधा घंटा निकाल लीजिए, दोपहर में शाम के आधे घंटा खाना का निकाल लीजिए और रात के 12 बजे तक पढ़ते रहिए और 5 घंटा सोइए। ये सिर्फ 2 दिन चलता है, आज चलेगा और कल चलेगा और परसों बंद हो जाएगा बस। फिर उसके बाद 7 दिन का ब्रेक आ जाएगा और आपकी पढ़ाई जो है ऐसे तैसे में चली जाएगी। तो हमेशा प्लान वो बनाओ जो रियलिस्टिक हो। उसके बाद जब ये प्लान बना रहे हो, चाहे जितना में प्री नज़दीक आ जाए, हमेशा प्लान बनाओ 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, और एक दिन छुट्टी रखो अपने लिए। वो छुट्टी रखो, उस दिन सिर्फ पेपर सॉल्व करके बस घूमे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। वो 6 घंटे बर्बाद करके अभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी मान ली, तो फिर 3 दिन नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो वो सब टेंशन नहीं रखनी है, एक दिन अपना बिल्कुल फ्री माइंड रखना है, कोई तमाशा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना पढ़ाई रखनी है। और बस ये है, लेकिन जब भी आप पढ़ो तो कोई धोखेबाजी नहीं। ये नहीं कि किताब खोल के उन 3 घंटे में सुबह 6 बजे उठ तो गए, लेकिन फिर उठ के 6 बजे किताब खोल लिए, फिर एक तरफ फ़ोन भी खोल लिया, फ़ोन में रील्स भी देख रहे हैं। ये सब कुछ नहीं। जब आंसर राइटिंग करनी है तो एक आंसर लिखा, फिर बैठ गए, फिर वो आंसर जो है किताब से देख के लिखने लगे, फिर इधर देख के लिखने लगे। अरे भाई, जो समझ में आ रहा है वो लिखो, ये नहीं फिर उसका गूगल पे देख लिया, पढ़ने बैठे, अब जब आंसर लिखने बैठे तो पहले ही आंसर नहीं आ रहा है तो फिर अरे यार छोड़ो, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। या फिर वो गूगल कर लिया आंसर, अरे यार, अरे पहला नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा आएगा, कोई तो आएगा, जो आ रहा है वो लिखो। तो तुमको 1.5 घंटे आंसर लिखना है। जब पढ़ो तो उसमें मक्कारी नहीं होनी चाहिए खुद से, है ना। तो इस तरीके की देखिए वीडियो आती रहेंगी। अभी इसी वीडियो में सब कुछ बात कर लेना सही नहीं है ना। तो पूरी जो ये डिटेल्ड वीडियो है, ये एक के बाद एक आती रहेंगी, उनमें हम लोग पूरी बात करेंगे, है ना। और देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अगर आपको देखिए इस चैनल पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा तो आप जुड़िए, है ना, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं ज़रूर आपको कंटेंट दूंगा, है ना। अब कुछ नए बच्चे आएंगे, अगर वो कुछ कमेंट करेंगे तो फिर नया कंटेंट बनाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।